अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओन एरर गो टू स्टेटमेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं। अच्छा, कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल के बारे में आपको मैंने बताया था। तो ये स्टेटमेंट भी कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की है, जिसमें किसी खास कंडीशन के ऊपर यानी किसी खास शर्त पे ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल होता है। यानी कि प्रोग्राम को जब चलाते हैं तो प्रोग्राम का कोई खास हिस्सा चल जाता है, लेकिन किसी खास शर्त पे। ठीक है, अगर वो शर्त ट्रू ना हुई, कंडीशन ट्रू ना हुई, तो वो ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल नहीं होगा फिर। ठीक है, वो हिस्सा फिर डायरेक्टली जाकर नहीं चलेगा। अच्छा, तो ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट जो है, ये GW बेसिक के अंदर एक ख़ास तरीक़ाकार रखा गया है, जिसके ज़रिए से हम एरर को पकड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी सबसे पहला एरर आएगा हमारे प्रोग्राम के सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, प्रोग्राम की जो सीक्वेंस चल रही होती है, ठीक है, लाइन नंबर चल रहे होते हैं, जिस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होगा, उसके अंदर जब किसी लाइन पे एरर आएगा, वहीं पे उस एरर को पकड़ लेगा। ठीक है, और फिर उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हम हासिल कर सकते हैं एरर की। अच्छा, ये चीज़ जो है ये जब प्रोग्राम डेवलप की जाते हैं तो उस चीज़ में हमें काम देते हैं। ठीक है, हमें जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उनमें ये एरर हैंडलिंग जो है, इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा कोड होता है तो अंदर किसी जगह पे कोई एरर आ सकता है। ठीक है, उसको जब चलाएंगे किसी जगह पे एरर आ रहा होगा। अब वो एरर कौन सा है, कौन सी नोयत का है, ठीक है, कौन सी लाइन पे है, ऐसी इस स्टेटमेंट की मदद से हमें उस चीज़ का पता चल सकता है। ठीक है, क्योंकि वैसे ढूंढेंगे डायरेक्ट एरर आ गया, फिर उसको ढूंढते रहेंगे कौन सी लाइन की वजह से आया, तो वो हमारा टाइम उस पर जो है वो ज़ाया होता है। इसका जो सिंटेक्स है वो इस तरह से है कि सबसे पहले हमने लिखना है ऑन एरर गो टू, फिर उसके बाद लाइन नंबर लिख देना है। यानी कि अगर एरर आ जाए तो इस लाइन नंबर पे चले जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन एरर गो टू 70। ठीक है, अगर एरर आ रहा है तो 70 नंबर लाइन पे जाना है। अच्छा, इसकी इंटरप्रिटेशन के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। अच्छा, इस स्टेटमेंट के अंदर ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एरर हैंडलर्स जो होते हैं GW बेसिक के अंदर से वो ऑन हो जाते हैं, वो चल जाते हैं। ठीक है, एरर हैंडलर्स का मतलब ये है कि ये जो हैंडल्स हैं, इनका काम एरर्स को कंट्रोल करना है। ठीक है, यानी कंट्रोल से मुराद यहाँ पे ये मैं असल में कहना चाह रहा हूँ कि एरर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें बता देते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि एरर्स को हैंडल करने वाली यानी स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी एरर आएगा तो वहीं प्रोग्राम को रोक देगा। अच्छा, और इसका जो कोड है यानी ऑन एरर गुड स्टेटमेंट जो है, इसको हमें प्रोग्राम के शुरू में डाल देना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर हम इसको शुरू में ही डालते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर प्रोग्राम के अंदर कहीं भी एरर आया तो ये फ़ौरन हमें क्या है कि प्रोग्राम को का ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल कर देगा। ठीक है, जहाँ पे हमने एरर की रूटीन रखी हुई है, ठीक है, वो वहाँ पे ले जाएगा और वहाँ से फिर हमारा जो है हमें जो है वो एरर की इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, यानी कि जिस लाइन नंबर हम उसको भेजना चाह रहे हैं एरर आने पर, वो वहाँ पे प्रोग्राम को ले जाएगा और वहाँ से कोड को चलाएगा। ठीक है, और वहाँ से हम एरर की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको शुरू में अगर डाल दिया जाए तो वो बेहतर होता है। अच्छा, यहाँ पे जिक्र हुआ है यूज़र डिफाइंड एरर हैंडलिंग रूटीन। ये यूज़र डिफाइंड एरर हैंडलिंग रूटीन जो है, ये असल में वो कोड होते हैं, ठीक है, वो स्टेटमेंट्स हैं जिनके ज़रिए हम एरर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। ठीक है, हम एरर का अगर लाइन नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ERL, ठीक है, ये कोड इस्तेमाल करेंगे। इसकी डिटेल आपको एग्जांपल में मैं आपको बताऊँगा। तो इस तरह से एरर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम इस
यूज़र डिफाइंड एरर हैंडलिंग रूटीन से हासिल कर सकते हैं। इसको यूज़र डिफाइंड इसलिए कहा गया क्योंकि ये हम अपनी मर्ज़ी से एरर के बारे में इंफॉर्मेशन इसकी मदद से हम लेते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मूड दोनों मूड्स में जो ये ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे दो रिजर्व वर्ड्स हैं उनका जिक्र हुआ है, एक तो ERR और एक ERL, ठीक है। असल में ऐसे है कि GW बेसिक के अंदर जो मुख्तलिफ तरह के एरर्स अकर हो सकते हैं, ठीक है, हमारे प्रोग्राम में उन एरर्स के लिए खास कोड मौजूद हैं, ठीक है। यानी बेसिक में उन्होंने हर तरह के एरर को एक ख़ास नंबर दे दिया, ठीक है, एक ख़ास उन्होंने जो है ना उसको कोड दिया हुआ है। तो ये जो मतलब है कि एरर नंबर अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, एरर नंबर यदि अगर हम देखना चाहें कि ये कौन सा एरर आया, कौन सी टाइप का एरर आया, तो उसके लिए हम ERR का यूज़ करते हैं, ठीक है। ERR जब हम इसको प्रिंट कर देंगे, हम सिंपल लिख देंगे प्रिंट ERR, तो वो हमें बता देगा कि ये 6 नंबर का वाला एरर आया, ठीक है। अब वो 6 नंबर वाला एरर किस वजह से आता है, ये डिटेल्स बेसिक की अंदर मौजूद है सारी, ठीक है। इसकी आप डिटेल्स अगर पढ़ोगे एरर्स की तो आपको पता चल जाएगा 6 नंबर का एरर क्यों आता है, दूसरे एरर क्यों आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो हमें ये बता देगा कि वो सिर्फ इतना बताएगा कि 6 नंबर का एरर है। अब 6 नंबर का एरर तब आ रहा होता है जब कोई ओवरफ्लो हो रहा हो, ठीक है। यानी कोई इंटीजर है वो अगर डिस्प्ले ना कर सके इन्फॉर्मेशन को तो ओवरफ्लो एरर आता है, तो उसकी वजह से 6 नंबर का एरर आता है, ठीक है। इस तरह वो हमें सिर्फ नंबर बताएगा और नंबर की डिटेल्स जो है वो हमें बेसिक के बारे में अगर आप स्टडी करोगे तो आपको मिल जाएगी कि कौन कौन से नंबर्स कौन से एरर्स के लिए होते हैं। अच्छा, तो एक तो ये चीज़ है और दूसरी चीज़ है ERL। ERL जो है ये हमें वो लाइन नंबर बता देता है जिस लाइन नंबर के ऊपर एरर आया था, ठीक है। यानी जिस लाइन नंबर की वजह से एरर आया था वो पहली लाइन हमें वो बता देगा, ठीक है, ERL। तो ये दो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सिंपल नीचे लिख देंगे जहाँ हमने वो रूटीन लिखनी थी, ठीक है, जहाँ पे हमने उसको गो टू के ज़रिए जिस लाइन नंबर पे भेजना है वहाँ पे हम अगर लिख दें प्रिंट ERR और प्रिंट ERL, तो वो प्रिंट ERL की वजह से हमें लाइन नंबर बता देगा। अच्छा, अब हमने एरर हैंडलिंग रूटीन लिख दी है, ठीक है, यूज़र डिफाइंड एरर हैंडलिंग रूटीन लिख दी। अब उसको लिखने के बाद यानी ERR और ERL हम, ठीक है, हमने उसको प्रिंट कर लिया, जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो ले ली। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमें उस एरर हैंडलिंग रूटीन से एग्ज़िट करना होता है, ठीक है, उसको ख़त्म कर उधर से निकलना होता है। फिर उसको निकलने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं और जिनमें एक रिज्यूम है, दूसरा रिज्यूम नेक्स्ट है और तीसरा रिज्यूम लाइन नंबर है, ठीक है, और चौथा है एंड। अब ये चारों का इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ। अगर हम जहाँ पे हमारी एरर हैंडलिंग रूटीन ख़त्म हो रही है, जहाँ से हमने एरर की इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, उसके आगे हम एंड लिख दें, ठीक है, एंड स्टेटमेंट, तो हमारा प्रोग्राम उधर ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बजाय अगर हम रिज्यूम लिखते हैं, ठीक है, अगर हम रिज्यूम लिखते हैं तो वो क्या करेगा कि जिस लाइन नंबर पे एरर आया था वो उसी स्टेटमेंट को दोबारा चलाने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन ये काम हमें तब करना चाहिए कि जब हम उस एरर को जल्दी किसी तरीके से फ़िक्स कर दें, ठीक है, या तो प्रोग्राम खुद उसको फ़िक्स कर दे, यानी प्रोग्राम को ऐसे सेट किया गया हो, या फिर वो यूज़र उसको जल्दी से किसी तरीके से फ़िक्स कर दे, तब हम रिज्यूम कर सकते हैं कि दोबारा उसी लाइन नंबर को चला दें। अदरवाइज़ नहीं तो वो बार बार एरर ही देगा। अच्छा, और उसके बाद रिज्यूम नेक्स्ट एक दूसरी स्टेटमेंट है, ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमने क्या करना होगा कि जिस लाइन नंबर पे एरर आया था उससे नेक्स्ट लाइन नंबर अगर हमने चलाना हो, फिर हम रिज्यूम नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। रिज्यूम नेक्स्ट लिखेंगे तो
अगर एरर लाइन नंबर 40 पे एरर आया था तो वो लाइन नंबर 50 से प्रोग्राम को दोबारा चला देगा। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ आपको मैंने बताई थी वो थी रिज्यूम लाइन नंबर। रिज्यूम लाइन नंबर हम तब करते हैं कि जब हम एक एरर के आने के बाद किसी खास लाइन नंबर से प्रोग्राम को चलाना चाहें तो हम फिर रिज्यूम और उसके बाद वो वाला लाइन नंबर लिख देंगे जहाँ से हम प्रोग्राम को दोबारा चलाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करें अगर एरर आया लाइन नंबर 40 पे, हम चाहते हैं कि लाइन नंबर 60 से प्रोग्राम चल जाए। ठीक है, एरर की रिपोर्ट लेने के बाद, यानी एरर की इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद, तो हम वहाँ पे फिर जो है उसको एरर की जो एरर हैंडलिंग रूटीन है उसके बाद हम रिज्यूम और फिर आगे 60 लिख देंगे तो वो लाइन नंबर 60 से उसको रिज्यूम कर देगा। और एंड का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एंड लिखने से प्रोग्राम उधर ही बंद हो जाएगा। ठीक है, एरर की रिपोर्ट देकर बंद ही हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लाइन नंबर 10 पे हमने लिखा ओन एरर गो टू 70। ठीक है, और 70 पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी एरर हैंडलिंग रूटीन लिखी हुई है। ठीक है, यूज़र डिफाइंड एरर हैंडलिंग रूटीन। ये दोनों जो लाइंस है 70 और 80, ये यूज़र डिफाइंड एरर हैंडलिंग रूटीन है। अच्छा, अब लाइन नंबर 10 पे तो हमने पहले ही उसको एरर को ट्रैक करने के लिए स्टेटमेंट दे दी है। ठीक है, यानी कि जहाँ भी एरर आए वो उसको वहीं पे पकड़ लेगा। लाइन नंबर 20 पे हमने लिखा इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर कॉमा, ये कोटेशन मार्क्स में एक स्ट्रिंग लिखी है और उसके बाद लिखा है कॉमा $1, यानी कि $1 एक वेरिएबल है जिसमें हम इंटीजर को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जब हम परसेंटेज का साइन डाल देते हैं तो उसका मतलब ये है इसमें इंटीजर स्टोर हो सकते हैं। तो पहले एक इंटीजर यूज़र इनपुट करेगा अपनी मर्ज़ी से, कोई भी नंबर लिख देगा। ठीक है, कोई भी यानी इंटीजर लिख देगा। फिर लाइन नंबर 30 में फिर इनपुट स्टेटमेंट है और यहाँ पे हमने उसको बोला है, पहले स्ट्रिंग लिखी है एंटर सेकंड नंबर और फिर कॉमा $2। ठीक है, एक और वैल्यू डालो, यानी दो वैल्यूज़ हमने यूज़र से लेनी है। फिर लाइन नंबर 40 में हमने क्या किया है, एक नया वेरिएबल बनाया %। ठीक है, ये भी इंटीजर्स को स्टोर कर सकता है और उसको इक्वल टू हमने कर दिया $1 मल्टीप्लाई बाय $2, यानी दोनों जो इंटीजर्स ऊपर यूज़र से हमने वैल्यूज़ ली थी उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। लाइन नंबर 50 में हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसी %% वाले वेरिएबल को, यानी इनके जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसको हमने इसको ऐसे लिखा है कि पहले एक स्ट्रिंग लिखी रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू कोटेशन मार्क्स के अंदर, फिर लिखा सेमी कॉलन, फिर लिखा %, यानी वो वेरिएबल का नाम लिख दिया। 60 में हमने इसको एंड कर दिया। अगर एरर आया तो जिस लाइन नंबर पर एरर आएगा वो वहीं से ही जो है वो एरर हैंडलिंग रूटीन चला देगा जो कि नीचे है, मैंने आपको बताया 70 और 80 पर है। ठीक है, फिर वो बाकी लाइनों को एग्जीक्यूट नहीं करता। लाइन नंबर 70 में अब हमारे पास जो है यहाँ पे कुछ कोड है जो कि ये है कि हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, ERR को, और ERR के ज़रिए हमें ये पता चलेगा कि एरर कौन सी टाइप का है। ठीक है, उस एरर की टाइप का जो खास कोड होता है, जो खास नंबर होता है, वो हमें वो बता देगा। अब इसको लिखने के लिए हम थोड़ा सा सफाई के लिए, क्लैरिटी के लिए हम साथ एक स्ट्रिंग लिख देते हैं, प्रिंट एरर कोड इज़ इक्वल टू। ठीक है, डबल कोड्स के अंदर हमने एरर कोड इज़ इक्वल टू पहले लिख दिया, फिर सेमी कॉलन डाल के फिर ERR लिखा है। इससे ये होगा कि जब स्क्रीन पे इसकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, आउटपुट होगी, तो साथ एरर कोड इज़ इक्वल टू लिखा हुआ आ जाएगा। इससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि ये एरर कोड नंबर बता रहा है। ठीक है, क्योंकि बाद का तो हम पजल हो जाते हैं, आउटपुट में 7-8 स्टेटमेंट्स अगर आ जाए तो हमें फिर समझ नहीं आती ये किस चीज़ की स्टेटमेंट है। ठीक है, ये किसकी वजह से आया है, ये आउटपुट यानी किस वजह से आ रहा है। अगर 6 लिखा आ जाएगा तो हमें समझ नहीं डायरेक्टली आएगी कि ये 6 क्यों लिखा आ रहा है। इसलिए साथ एक स्ट्रिंग, प्रिंट वाली स्टेटमेंट में साथ एक स्ट्रिंग लिख देनी चाहिए। ठीक है, जहाँ ज़रूरी हो, ताकि हमें पता चल जाए कि ये किस चीज़ का आउटपुट है। इसी तरह हमने 80 नंबर लाइन पे लिखा एरर इज़ ऑन लाइन नंबर, कि एरर कौन सी लाइन नंबर की वजह से आ रहा है। स्ट्रिंग में लिख के कोटेशन मार्क्स फिर आगे सेमी कॉलन डाल के हमने लिखा ERL से वो लाइन नंबर हमें बता देगा जिस लाइन नंबर की वजह से एरर आया था। ठीक है,
फिर 90 पे हमने इसको एंड ही कर दिया, ठीक है। यहाँ एंड वाली जगह पे 90 पे मैंने आपको 4 स्टेटमेंट बताई थी, वो लग सकती हैं, ठीक है। एंड है, या फिर रिज्यूम है, या फिर रिज्यूम नेक्स्ट है, या फिर रिज्यूम आगे लाइन नंबर है। तो यहाँ पे हमने एंड कर दिया। प्रोग्राम इधर हम चाहते हैं कि अगर एरर आता है तो प्रोग्राम इधर ही बंद कर दो, ठीक है। इसका ये मतलब है। जब इसको चलाएंगे हम अगर 400 लिख दें और दूसरा नंबर, पहला नंबर 400 दूसरा 450 लिख दें, तो एरर कोड नंबर 6 आ जाएगा, क्योंकि उसकी 6 आने की वजह ये है कि आर जो है वो एक इंटीजर वेरिएबल है और इसकी वैल्यू वो स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। इस वजह से ओवरफ्लो एरर दे रहा है, उसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी काफ़ी, ठीक है। और एरर के जो मतलब है कि ओवरफ्लो वाला एरर है उसका कोड नंबर 6 होता है, ठीक है। और ये ERR से हमें डिस्प्ले हो जाएगा। अब वो एरर का लाइन नंबर भी बता रहा है कि एरर जो है वो लाइन नंबर 40 की वजह से आई है, ठीक है। लाइन नंबर 40 पे आप अगर देखते हैं तो वहाँ पे आर की वैल्यू निकाली गई थी, ठीक है। तो आर की जो वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई करने से निकाली गई थी, ठीक है। तो वो वैल्यू वो स्टोर नहीं कर सकते, इस वजह से एरर आ जाएगा। अब एरर हैंडलिंग रूटीन से हमें जो है वो काफ़ी फ़ायदा होता है कि हमें आसानी से पता चल जाता है किस लाइन नंबर की वजह से एरर आया और कौन सी टाइप का एरर आ रहा है। अगर ये ना लिखे तो फिर हमें डायरेक्ट ही एरर आ रहे होंगे, तो उससे हमें समझ नहीं आएगी कि क्यों एरर आए। इसलिए ये चीज़ हमारे काम की है। अच्छा, अब एक एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ऑटो पहले मैंने लिखा, फिर लिखा 10 पे ऑन एरर गो टू 70। सेम प्रोग्राम आपको मैं बना के दिखाता हूँ जो भी एग्जांपल दिखाई है। 20 नंबर लाइन पे मैं इनपुट करूँगा पहला नंबर, ठीक है, पहला इंटीजर 20 इनपुट कोटेशन मार्क्स एंटर फर्स्ट नंबर, फिर कोटेशन मार्क्स लिखेंगे। अब मैं कॉमा डाल के यहाँ पे लिख देता हूँ N1%। अच्छा, 30 नंबर लाइन पे मैंने लिखा इनपुट कोटेशन मार्क्स के अंदर एंटर सेकंड नंबर, फिर कॉमा डाल के मैंने लिखा N2%। 40 नंबर लाइन पे मैंने लिखा R परसेंटेज, एक नया वेरिएबल बनाना है जिसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई मैंने करके स्टोर करना है। तो R परसेंटेज इज इक्वल टू N1% मल्टीप्लाई बाय स्टार यानी N2%। परसेंटेज याद रहे कि एक टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर है जो कि इंटीजर्स के लिए इस्तेमाल होता है। एक वेरिएबल को अगर इंटीजर बनाना हो तो उसके एंड में फिर परसेंटेज का साइन हम डालते हैं। लाइन नंबर 50 पे मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। अगर ये मल्टीप्लाई हो गया, एरर ना आया, तो ये फिर प्रिंट करेगा रिज़ल्ट इज इक्वल टू कोटेशन मार्क्स में मैंने लिख दिए, फिर सेमी कॉलन R परसेंटेज, ठीक है। R परसेंटेज यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा होगा उसको वो प्रिंट कर देगा। अब मैंने 60 नंबर लाइन पे इसको एंड कर दिया। 70 नंबर लाइन पे मैं अब यूज़र डिफाइंड एरर हैंडलिंग रूटीन लिख रहा हूँ, ठीक है। यूज़र डिफाइंड इस वजह से इसको कहते हैं क्योंकि ये हम अपनी मर्ज़ी से लिख रहे होते हैं। यूज़र अपनी मर्ज़ी से ERR और ERL को डिस्प्ले आउटपुट कर सकते हैं। अब मैंने प्रिंट लिखा, पहले स्ट्रिंग लिखी कोड इज इक्वल टू, फिर सेमी कॉलन डाल के मैंने लिख दिया ERR, ठीक है। एरर का कोड वो बता देगा इसकी वजह से। फिर लाइन नंबर 80 पे मैंने लिख दिया प्रिंट एरर लाइन नंबर इज इक्वल टू, ठीक है। स्ट्रिंग ये मैंने लिखी, फिर मैंने सेमी कॉलन डाल के अब मैंने लिख दिया ERL। अच्छा, अब मैं इसको एंड कर देता हूँ इधर ही, ठीक है। अगर एरर आया तो उसके बाद प्रोग्राम बंद हो जाएगा, बस इंफॉर्मेशन देने के बाद एरर की। पहला नंबर 400 इनपुट किया, सेकंड नंबर मैंने 450 इनपुट किया, तो कोड आ गया 6 नंबर और उसने बता दिया लाइन नंबर 40 की वजह से एरर आ रहा है।
ठीक है। तो 6 कोड जैसे आपको मैंने मतलब पहले बताया कि वो ओवरफ्लो एरर की वजह से आता है, क्योंकि आर परसेंटेज इसको नहीं स्टोर कर सकता, ठीक है, इस वैल्यू को। ओके, अल्लाह हाफिज़। आगे अब ईद आ रही है तो उसकी कुछ ईद के बाद फिर जो है वो दोबारा कंटिन्यू करेंगे, उसकी हॉलीडेज़ हैं। अल्लाह हाफिज़।